हेलो, गुड नून एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो, आपका परिवार सुरक्षित है। ठीक है। तो बेटा, कल जो हमने स्टार्ट किया था लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक को, उसके अंदर लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट के ऊपर जो हम कर रहे थे कल, वो हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर को लेकर के, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है कि जो हमारा पीएलआई है, यानी कि हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर के अब हम बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है पीएलआई का, ये अपने आप में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है। उसका रीज़न क्या है कि ये अपने आप में डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट जो है, उसके अंडर रह करके ये काम करता है। साथ ही साथ इसका जो मेन हेड ऑफिस है, जहाँ से मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटी हमारी जो है कलकत्ता से होती हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जो एक मेन एक्टिविटी है, उसके लिए जो इसका मेन हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस एक एडिशनल ऑफिस है, वो आपका मुंबई के अंदर जो है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर भी उसी तरह से डायरेक्टर जनरल पोस्ट होता है। उसके बाद आपका मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड होगा, जिसके अंदर आपके कुछ एक मेंबर्स होंगे। फिर उसके बाद आपका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, या आपके जीएम है वेरियस टाइप के। उसके बाद डायरेक्टर पीएलआई है, या एक्वेचुरी जो है वो भी आपका चलेगा, डायरेक्टर चलेगा, यानी कि लगभग अलग तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर हमारा चल रहा है। उसके बाद जो तीसरा एक मेन पॉइंट इसके अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर को लेकर के, वो हमारा आ जाता है प्राइवेट जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, उनको लेकर के। तो 2001 से लेकर के प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, वो इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर आ चुकी हैं। चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हमारा जनरल इंश्योरेंस हो। तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो एज सच कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, वो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। फिर भी उसके बावजूद भी एक जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो चलता है, उसके अंदर यही होता है कि इनका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उनका एमडी होगा, उसके अंडर एक हेड ऑफ द सेल्स होगा। उसी तरह से जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया कि उन्होंने अपने यहाँ पर जोनल जोन बनाए थे, तो यहाँ पर भी जोन होते हैं, और उन जोन के अपने अपने मैनेजर्स होंगे। उसके बाद जोन के अंदर ही अगेन फिर रीजनल मैनेजर, और रीजनल मैनेजर के बाद उनके ब्रांच मैनेजर काम करते हैं। और ब्रांच मैनेजर के अंडर जो है असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो यहाँ पर चलता है। तो इनका मुख्य कार्यालय जो है वो वहीं पर होगा जहाँ पर कंपनी जो है वो चाहेगी, यानी कि जैसे एलआईसी का एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर है, प्लेस है उनका पहले से डिसाइड, इसके अंदर इस तरह का कोई भी प्लेस जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ होता। अब इसी तरह से जब हम एलआईसी की बात करते हैं, तो एलआईसी के अंदर जो एक दो टर्म्स हैं जो अगेन एंड अगेन अब हमारी यूज होनी है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर हमारी यूज होगी, वो हमारी होती है इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जिसने आपका इंश्योरेंस किया है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है बेसिकली, उसको हम देखो यहाँ पर इंश्योरर की कैटेगरी के अंदर लेकर के आएंगे। तो इंश्योरर का मीनिंग क्या हो गया कि एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योरेंस इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस क्या करेगा, ये अंडरटेक करेगा आपके रिस्क को, यानी कि ये अपने आप में वो पार्टी है कि जब हमारे साथ कोई कंटिंजेंसी हो जाती है, तब उस केस के अंदर हमारे नॉमिनी को इसके द्वारा पेमेंट जो है वो दी जाएगी। तो इसका मतलब इंश्योरर जो है इज इक्वल टू इंश्योरेंस कंपनी, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। फिर उसके बाद इसी के साथ ही मिलती जुलती एक और टर्म जो है वो हमारे सामने आ रही है, वो हमारी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या हो गया कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया है, यानी कि आपका पॉलिसी होल्डर, इट मीन्स ए पर्सन और एंटिटी हु बाय इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योर्ड, या पॉलिसी होल्डर हम इसको कह सकते हैं।
दूसरे वर्ड्स के अंदर हम इसको क्या कह सकते हैं कि इंश्योर्ड क्या है, ए पर्सन हुज रिस्क इज शिफ्टेड टू इंश्योरर। इसी तरह से इंश्योरर पॉलिसी का मीनिंग क्या हुआ कि वो आपका डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन होती हैं, उसको हम यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के यहाँ पर आएंगे। अब आपकी बुक के अंदर जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर इसने दो आपके बेसिक प्रिंसिपल दिए और इसने यहाँ पर मेंशन ये कर दिया कि इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया जा चुका है। अब देखो, जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किए थे वो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं, ना कि वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अलग तरीके से एनालाइज करना होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन उसको जो अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो उसको हमें एनालाइज करना है, एनालाइज करने का तरीका जो है, मेथड जो है, वो हमारा देखो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर चेंज भी हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, जो मुझे कहीं और से मिला, वो है आपका नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। जो लाइफ इंश्योरेंस है इसकी नेचर क्या है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है, देखो इसका फंडामेंटल फंक्शन जो है वो ये है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय डिसेबिलिटी, ओल्ड एज एंड डेथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या कर रही है, हमें एक फाइनेंशियल लॉस जो डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, डेथ की वजह से हो गया, उसकी प्रोटेक्शन जो है ये हमें यहाँ पर दे रही है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। रिटर्न फॉर कंसिडरेशन का मीनिंग क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? क्योंकि एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है कि डिसकनेक्टेड ड्यू टू इंटरनेट। ओके, आ रही है, इसका मतलब कि वही एक स्टूडेंट है जिस जो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, वो कनेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर है, बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड ओवर कंट्रोल। ओके, तो नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की जब हम बात करें तो बेसिकली नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो अपनी कॉपी के अंदर पेन के साथ तो आप लिख भी सकते हो कि नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप की है आपकी। फर्स्ट इकोनॉमिक नेचर, सेकंड लीगल नेचर। लीगल नेचर एंड इकोनॉमिक नेचर। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इकोनॉमिक नेचर की। इकोनॉमिक नेचर के अंदर जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर चार पांच तरह के जो बेसिक हमारे थॉट हैं वो हमारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस हमारी चलती है। एक थॉट हमारी इसके अंदर फर्स्ट क्या आती है कि फैमिली लाइफ डिपेंड्स ऑन इनकम। कि किसी भी फैमिली की जो भी सिस्टम है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। यानी कि हर एक फैमिली के अंदर जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है, नहीं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मॉस्लो ने कही है आपकी कि हमें फूड चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए और हमें साथ में शेल्टर चाहिए। अब ये जो बेसिक नीड है ये कहाँ से हमारी पूरी होती है? आउट ऑफ इनकम। अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो उस केस के अंदर हम अपनी इस बेसिक नीड को, यानी कि अपनी फैमिली लाइफ जो है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो हमारी करंट इनकम है दैट्स डिपेंड ऑन अर्निंग। यानी कि जब हम अर्निंग करेंगे उसी के ऊपर हमारी इनकम जो है वो यहाँ पर हमारी डिपेंड करेगी। इसी तरह से अर्निंग विल सीज समटाइम्स, यानी कि वन कैन नॉट अवॉइड रीचिंग एन एज व्हेन वन विल सीज टू अर्न एनी मनी अनलेस इट बी बाय डाइंग द प्राइम ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी उस एज के अंदर, उस एज ग्रुप के अंदर जरूर आ जाता है जहां पर हमारी जो अर्निंग है वो हमारी अर्निंग एकदम से खत्म हो जाती है या हमारी अर्निंग जो है वो काफी हद तक स्लो हो जाती है। इसी तरह से टू मीट नेसेसिटी, कि हमारी जो नेसेसिटी है ना सिर्फ टुडे, इवन
टुमारो के लिए भी हमें जो फूड शेल्टर क्लॉथ चाहिए वो भी हमें जो है उसकी ज़रूरत है। तो इंश्योर्ड जो है सेविंग जो है वो हमारे लिए काम यहाँ पर आती है। और इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली अपने आप में एक सेविंग भी है और आपको कंपेल भी करती है कि आपको अपनी सेविंग करनी है। कंपेल किस तरह से करती है वो आगे जा करके पॉइंट आएगा, उसके अंदर अभी आज ही थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा साथ ही साथ आपकी ये सेविंग भी है। सेविंग क्यों है? क्योंकि न्यू सोर्स ऑफ इनकम है कि आपके पास जब इनकम का सोर्स होता है तो हम उसमें से कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन करने के बाद कुछ अमाउंट को हम बचा करके भी रखते हैं। एक तो उस अमाउंट को हम अपने घर पे बचा करके रखें या हम उसको इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दें। फिर जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है वो आपका आ जाता है लीगल नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लीगल नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है, जो LIC का हमारा एक्ट है, उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारी बताई गई है। हाँ, एक क्वेरी आई है कि थर्ड जो पॉइंट है वो दोबारा मैं रिपीट करूं, वो मैंने बताया कि अर्निंग विल सीज समटाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो उसी तरीके से हमारे सामने जो प्रॉब्लम जो है वो आती है कि अर्निंग हमारी कम हो जाती है या हमारी अर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे सपोज एक पर्सन है जो आज लेबर कर रहा है, तो जब तक उसकी एज 40-50 के आसपास है तब तक वो जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकता है। आफ्टर 50-55 की जब उसकी एज हो जाती है तब जो वो लेबरर के फॉर्म के अंदर काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती। तो नेचुरल सी बात है कि जो उसको उसके लिए मजदूरी मिलती है, जो वेजेस मिलती है पर डे, वो कहीं ना कहीं उसकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो लीगल नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, ये हमारा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 के अंडर हमारा आता है। तो इसके अंदर बेसिकली तीन बातें हमारी इंक्लूड होती हैं। देखो, एक हमारी कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन क्या होती है कि अगर हमारे साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस के अंदर हमें डबल या ट्रिपल कंपनसेशन एक्सीडेंटल बेनिफिट्स की फॉर्म के अंदर मिलती है। वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस पॉलिसी। सपोज मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस लिया, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी भी केस के अंदर मेरी डेथ हो जाती है, इन दैट केस मेरी फैमिली को ₹10 लाख इमीडिएट जो है वो एज पर प्रॉपर फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन उसी समय वो साथ में क्या कर देते हैं कि एडिशनल बेनिफिट भी कई बार हमें दिया जाता है कि अगर हम कुछ अमाउंट ज़्यादा दे देते हैं और अगर फिर वो डेथ एक्सीडेंट केस के अंदर होती है तो प्लस उसके अंदर 10 लाख के अलावा 5-7 लाख रुपए का और एडिशनल जो वो अमाउंट है सम एश्योर्ड, वो वहां पर जो है वो मिल जाता है। इसी तरह से हमारी जो एन्युटीज होती हैं, एन्युटीज का मतलब होता है कि आज अमाउंट हमने जमा करवा दिया, फ्यूचर के अंदर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर हमें जो है वो अमाउंट जो हमें मिलता रहेगा। इसी तरह से हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे आदमी रिटायर होता है तो उसको जो है पेमेंट मिलती है। जैसे आपका NPS का सिस्टम है कि जब पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसको जो है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है, कुछ अमाउंट उसको फिक्स फॉर्म में मिलेगा, कुछ अमाउंट जो है वो आप उसको हर महीने पेंशन की फॉर्म के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद जो एक पॉइंट और एक बुक के अंदर मुझे मिला, वो मुझे ये मिला कि जो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हुए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आखिर क्यों हम लाइफ इंश्योरेंस अपना या अपने परिवार का करवाएं। तो वहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो आ जाती है, फर्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारा, कवर्स द रिस्क ऑफ डेथ। कि डेथ तो देखो हम सबकी होनी ही है, कब होनी है इसके बारे में हमें नहीं पता, यानी कि अनसर्टिनिटी है यहाँ पर। तो अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है जितना फुल सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो उसको दे देती है। और बेसिकली जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है जनरली मैनी टाइम्स लार्जर होता है जितना कि टोटल प्रीमियम उसके द्वारा यहाँ पर पे किया गया। जैसे एक पर्सन ने मान लीजिए 20 ईयर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब 20 ईयर की लेने के बाद मान लीजिए आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 6 ईयर उस पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जितना उसका सम एश्योर्ड
था वो टोटल सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को मिलेगा। हालांकि प्रीमियम जो उस व्यक्ति पर्सन के द्वारा दिया गया था वो प्रीमियम जस्ट 5 to 6 ईयर तक ही उसने प्रीमियम दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनी टाइम्स जो पेमेंट है वो उसको यहाँ पर मिल गई, किसके कंपैरिजन में, जो टोटल प्रीमियम उसके द्वारा यहाँ पर पेड किया। इसी तरह से जब हम नेचर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि भी ये हमें कंपलसरी सेविंग के लिए एनकरेज करता है इंश्योरेंस। तो इसी पॉइंट के अंदर, दूसरे पॉइंट के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट है हमारा सेकंड, इनकरेजेस कंपलसरी सेविंग। अब कंपलसरी सेविंग के लिए एनकरेज कैसे करता है? देखो, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो एलिमेंट बेसिकली चलते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। ये दो पैरेलल चीजें यहाँ पर आपकी चलेंगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवा दिया। अब इंश्योरेंस उसने करवाया 20 ईयर का, 4 ईयर 5 ईयर के लिए उसने जो है वो प्रीमियम भरता रहा। मान लीजिए 6th ईयर के अंदर जा करके उसका मन ये करने लग गया कि मैं प्रीमियम भरूं या ना भरूं, लेकिन अब उसको ये डर भी है कि मेरी जो पॉलिसी चल रही है, अगर मैंने प्रीमियम की पेमेंट नहीं की तो मेरी ये पॉलिसी जो यहाँ पर लैप्स हो जाएगी। तो ये बात जो है उसको कहीं ना कहीं पर एनकरेज करती है कि वो अपने प्रीमियम की अमाउंट की पेमेंट करेगा। अब प्रीमियम की अमाउंट की पेमेंट का करना इटसेल्फ अपने आप में ये बात यहाँ पर निकल करके आ गई कि हम कि कहीं ना कहीं पर वो कंपलसरी सेविंग की तरह वो पर्सन यहाँ पर एनकरेज हो चुका है, इसीलिए वो प्रीमियम की पेमेंट जो है वो कर रहा है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि इजी सेटलमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स। इजी सेटलमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स। अब किसी पर्सन ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कर दिया। अब इंश्योरेंस करवाने के बाद मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति की कोई पेमेंट करनी है और वहां पर उस व्यक्ति की मान लीजिए डेथ हो जाती है जिसने इंश्योरेंस कर रखा अपना, तो उसकी फैमिली का जो नॉमिनी है उसी को ही उसकी पेमेंट मिलेगी, यानी कि उस क्रेडिटर्स को पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स की फैसिलिटी यहाँ पर उसको मिल रही है। इसी तरह से प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, यानी कि फैमिली के अंदर अगर कोई प्री मैच्योर डेथ हो जाती है जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, या उसकी ओल्ड एज हो जाती है और उसकी पॉलिसी पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उस पर्सन को वहां पर लंप सम के अंदर जितना सम एश्योर्ड है वो प्लस उसके ऊपर उसका एडिशनल जो बोनस है, लॉयल्टी बोनस या किसी भी फॉर्म के अंदर जो उसका डिविडेंड है, वो सारा का सारा अमाउंट जो है उसको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे ओल्ड एज के अंदर वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से सेफ्टी जो है सेफफुल तरीके से चलाएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ गया बीच में साथ ही, कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी आपने दूसरे के ऊपर उसको आपने इलिमिनेट यहाँ पर कर दिया। अब जैसे जनरली क्या है कि फैमिली का ट्रेडिशन क्या होता है कि आज ठीक है कि मेल और फीमेल दोनों ही ऑलमोस्ट जॉब करने लग गए, लेकिन फिर भी अगर हम एक सिस्टम देखें सोसाइटी का, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर जो मेल मेंबर है, चाहे वो हस्बैंड की फॉर्म के अंदर हो या वो फादर की फॉर्म के अंदर हो, वही जो है अर्निंग का काम यहाँ पर कर रहा है। अगर उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से उसके परिवार की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है एकदम से वो डाउन हो जाती है। लेकिन अगर उस पर्सन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, उस केस के अंदर उसकी फैमिली को एक अमाउंट यहाँ पर जो है मिल जाता है, जिससे उसकी वाइफ और उसके जो आगे चिल्ड्रन है वो कुछ हद तक अपना जो काम है अपने काम को अपने प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। इसी तरह से ये एक अपने आप में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्यों है कि मान लीजिए हम किसी को आज अमाउंट उधार की फॉर्म में दे देते हैं। मान लो मेरे पास आज 1 लाख रुपया सरप्लस है और मैं किसी व्यक्ति को क्रेडिट बेस पर दे देता हूँ और वो उससे मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन ये भी तो इसके अंदर रिस्क है कि वो मेरे को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। और अगर मान लीजिए वो इंटरेस्ट यहाँ पर दे भी देगा, तो उस केस के अंदर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर मेरा जो अमाउंट है वो बैड डेट्स की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा।
लेकिन इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि जो अमाउंट हमने यहाँ पर प्रीमियम की फॉर्म में दिया वो अमाउंट टोटली हमारा यहाँ पर सेफ भी है, प्लस उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। रिटर्न किस फॉर्म में मिल गई कि अगर 20 ईयर का पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया था तो आफ्टर 20 ईयर उसको जो अमाउंट है सारा का सारा वो अमाउंट उसको एक ह्यूज अमाउंट की फॉर्म के अंदर उसके पास वापस भी आ गया। इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी का एक बेनिफिट आपके पास और क्या है कि ये आपको लिक्विडिटी की फैसिलिटी जो है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। वो किस तरीके से करती है कि 20 ईयर की सपोज हमने पॉलिसी ले ली, पॉलिसी लेने के बाद आफ्टर 15 ईयर या 12 ईयर मेरे को ये लगता है कि अब मैं इसका प्रीमियम जो है वो नहीं दे सकता, या फिर मेरे को अब इस पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है, या मेरे को लिक्विड फॉर्म के अंदर अभी कैश की ज़रूरत है। तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो अपनी इस इंश्योरेंस की पॉलिसी को LIC के पास सरेंडर भी कर सकता हूँ। यानी कि इसके सरेंडर के अपने एक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर सरेंडर करते हो तो जितना अमाउंट आपने प्रीमियम की फॉर्म के अंदर दिया है उसमें से कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके वो अमाउंट जो है हमें यहाँ पर मिल जाता। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी जो है इसकी आ गई। इसी तरह से टैक्स रिलीफ भी है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की वो आपकी सेक्शन 80C के अंदर चली जाती है। अब मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी ले ली, अब पॉलिसी लेने के बाद मेरे को लोन की ज़रूरत है। एक तो मैं बैंक के पास जाऊं, मैं वहां से लोन लूं, मेरे को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है कि जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मेरे को कोई कॉमर्शियल लोन लेना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी को मैं एक सिक्योरिटी की फॉर्म में रख करके उसके बाद लोन जो है वो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पॉलिसी भी चलती रही, साथ ही साथ मुझे लोन की फैसिलिटी भी टेम्परेरी बेस के ऊपर मेरे को यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरह से एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज के टाइम के अंदर एजुकेशन जो है बहुत कॉस्टली हो गई है। तो यहाँ पर अगर हमने इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ली है, कोई एन्युटीज ली हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक अमाउंट जो है हमें इंस्टॉलमेंट की फॉर्म के अंदर या लमसम जैसी भी आपने पॉलिसी ली है वो अमाउंट जो है हमें यहाँ पर मिलता रहेगा, जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर एजुकेशन जो है अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। इसी तरह से मैरिजेस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जब मैरिज की जाती है बच्चे की तो आपको पता है, आप लोग देखते भी अपने परिवारों में एक ह्यूज अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमारा खर्च हो जाता है। तो अगर हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस का पैसा जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और उसमें से हम अपने डॉटर की या अपने सन की मैरिज जो है हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको याद होगा टीवी के अंदर कई बार एक ऐड दिखाते हैं कि एक व्यक्ति की फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर हार डला हुआ है, और फिर ये कहा जाता है कि भी इतने साल पहले उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, बेटी की शादी कैसे होती। लेकिन भला हो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, वहाँ से अमाउंट मिला और आज बिटिया की शादी जो है बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉइंट बन सकता है कि असिस्ट इन मैरिज। इसी तरह से हेल्प इन फैमिली रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई भी हमें रिचुअल सेरेमनी करनी है या कोई भी हमें पेमेंट करनी है तो वहाँ पर जो हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है उससे जो हमें अमाउंट मिल जाती है उससे हम अपना काम जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो हमारा ये नेक्स्ट नया पॉइंट ये बन सकता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनता है वो हमारा बन सकता है नेचर ऑफ जर्नल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ जर्नल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेचर ऑफ जर्नल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अपने आप में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ इंडी एज पर द नॉर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके बारे में आप लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से थर्ड सेमेस्टर के अंदर करके आ चुके हो कि बेसिकली हमें इसके अंदर क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। इसी तरह से एग्रीमेंट के साथ साथ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज चाहिए,
और उसके साथ साथ हमें जो है यहाँ पर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड एज पर अंडर सेक्शन 14 लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपका रिटर्न के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी भी लगी होनी चाहिए। इसीलिए जो LIC की पॉलिसी आती है, आपकी डॉक्यूमेंट आता है पॉलिसी का, वो आपका प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी होती है, उसके ऊपर सिग्नेचर किए होते हैं, यानी वो प्रॉपर तरीके से निकल करके आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो आएगा। ये तो आपका पहला बेसिक प्रिंसिपल जिसके बारे में आपको पता है और हम बात भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। दूसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस, हालांकि जब हमने सिंपल इंश्योरेंस के बेसिक फंडामेंटल की जब बात की थी स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर हम ये कर चुके हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग जो है वो ये है कि जिस पर्सन के रहने से हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होता हो और जिसके ना रहने से हमें फाइनेंशियल लॉस होता हो, तभी हम कहेंगे कि हमारा उस पर्सन के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या उस संपत्ति के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तभी हम उसका इंश्योरेंस जो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये तो थी जर्नल बात। अब जो बात हमने करनी है ये हमने करनी है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस के कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर दो पार्ट के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, एक दूसरे की लाइफ के बारे में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और जब हम दूसरे की लाइफ के बारे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी देखो फर्दर दो पार्ट बन सकते हैं। एक तो वो कि हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमें प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई प्रूफ नहीं देना, बिना प्रूफ के ही हम उस व्यक्ति का इंश्योरेंस जो हम दूसरे का करवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि वो जो हमने पॉइंट किया वो हमने अलग तरीके से किया, अब जो ये पॉइंट है हमें यहाँ पर अलग तरीके से करना है। तो अब हम सबसे पहले इसी पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट हम बात करेंगे, हम करेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन्स लाइफ, कि अपने इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, अपनी ही लाइफ के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस तरीके से है। तो जो भी हम इंडिविजुअल हैं, हमारा अपना अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एक अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो हमारा होता है, और उसके लिए हमें कभी भी किसी बात को हमें यहाँ पर प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सरवाइव कर रहे हैं, अगर हम जिंदा हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम उसके अंदर कोई ना कोई काम भी करेंगे और कोई ना कोई इनकम जो है हमें यहाँ पर मिलेगी। कितनी इनकम मिलेगी, कितनी इनकम नहीं मिलेगी, ये एक अलग बात है, ये कोई डिबेट का यहाँ पर टॉपिक नहीं हो सकता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है हमारा अपनी लाइफ में अपना ही, वो हमारा अनलिमिटेड है। उसका रीजन ये है कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू जो है, कीमत, हम हर वस्तु की कीमत लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी या किसी की लाइफ की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसको हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स के अंदर नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा मीनिंग यहाँ पर ये निकल करके आ गया कि हम अपनी लाइफ का जितने अमाउंट का चाहें उतना हम इंश्योरेंस अपना करवा सकते हैं। कोई भी पर्सन आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आप इतना सम एश्योर्ड अपना क्यों ले रहे हैं। सपोज अगर मेरे को अपना 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए मैं फ्री हूँ। कोई भी पर्सन या जो ये आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये मुझे ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है या 1 करोड़ से कम है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है भाई, वो कंडीशन ये है कि जो हम पॉलिसी परचेज करेंगे ना, वो हमारी टोटल जो एनुअल इनकम है उसके 10 टाइम से ज़्यादा की वैल्यू का हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति की एनुअल इनकम 1 लाख है और वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है आज की डेट के अंदर, तो मैक्सिमम वो 10 लाख तक का ही अपना इंश्योरेंस करवा सकता है। इससे ज़्यादा इंश्योरेंस जो है का अमाउंट जो है वो यहाँ पर उसका यहाँ पर जो है वो नहीं बनेगा। इसीलिए जब इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जब आपसे प्रपोजल का फॉर्म भरवाते हैं तो उसके अंदर वो आपसे पूछते हैं
कि जी आप क्या काम करते हैं, और जब आप बताते हो कि हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आपकी इनकम कितनी है। नॉर्मली ये होता है कि जितनी इनकम हम उनको बताते हैं वो उसको टिक कर लेते हैं, क्योंकि रूटीन के अंदर हम लोग अपना जो इंश्योरेंस करवाते हैं, हम मैक्सिमम 5 लाख का करवाते हैं, 10 लाख का करवाते हैं, 20 लाख का करवाता है एक आदमी। हम कभी भी 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का अपना जो इंश्योरेंस है वो हम नहीं करवाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इंश्योरेंस वाले जो हम कहते हैं उसको मान जाते हैं। वो इसलिए मान जाते हैं क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का इंश्योरेंस। लेकिन अगर हम 1 करोड़, 2 करोड़ की बात करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि उनका पेन जो उसी समय रुक जाएगा, और फिर वो आपको ये कहते हैं कि भी इससे रिलेटेड जो आपने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है पिछली, उस रिटर्न की आप कॉपी दिखाइए। और टैक्स रिटर्न की कॉपी के अंदर आपकी इनकम जो है बिल्कुल क्लियर कट होती है कि पिछले साल आपको कितनी इनकम यहाँ पर मिली है। तो इसका कुल मिला के मीनिंग ये हुआ कि जितना आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम से ज़्यादा आप सम एश्योर्ड नहीं ले सकते हो। ये तो हो गया हमारा अपनी लाइफ को लेकर के। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट निकल करके आया हमारा इंश्योरेबल इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अदर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्टी यानी लाइफ इंश्योरेंस कैन बी अफेक्टेड ऑन द लाइफ्स ऑफ थर्ड पार्टीज। अब थर्ड पार्टीज का भी हम यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, यानी कि ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरे का भी हम यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही दो बात निकल करके आ गई कि एक केस के अंदर हमें प्रूफ देना पड़ता है और दूसरे केस के अंदर हमें प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले हम फर्स्ट हेडिंग करते हैं इसी के अंदर ही, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, कि हम दूसरे का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन हमें वहां पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगता। तो वो जो है दो सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि वाइफ हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड, कि जो पत्नी है उसका अपने पति की लाइफ के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसका वो आपसे कोई भी जनरली प्रूफ मांगने की जरूरत उसको नहीं होती है। उसका रीजन भी है। अब रीजन उसका क्या है कि ये एक डिसाइडेड बाय लॉ है कि वाइफ की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो सपोर्ट करनी है उसके लिए लीगली जो उसका हस्बैंड है वो वहां पर बाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइफ विल सफर फाइनेंशियली इफ द हस्बैंड इज डेड। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर वाइफ जो है वो यहाँ पर सब फाइनेंशियली सफरर की कैटेगरी के अंदर आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि वाइफ हैज अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। ये तो होगी पहली बात। दूसरा क्या निकल करके आएगा इसी के अंदर कि उसी तरह से जैसे वाइफ का है उसी तरह से हस्बैंड हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, कि जैसे पत्नी का अपने पति के अंदर इंटरेस्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हस्बैंड का भी अपनी वाइफ के अंदर जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर रहेगा। कहाँ तक रहेगा? अप टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। और इसके लिए आपको प्रूव करने की भी हस्बैंड को कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब ऐसा किस लिए है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल बन के आया हस्बैंड सेकंड पॉइंट के अंदर हस्बैंड वाले में, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का इसलिए बन करके आया हुआ है वाइफ के बारे में, क्योंकि वाइफ के बारे में हम क्या मान करके चलते हैं कि जो घर के ऊपर जितनी भी डोमेस्टिक सर्विसेज हैं वो सारी की सारी डोमेस्टिक सर्विसेज बाय नेचर, बाय ट्रेडिशंस वाइफ के द्वारा ही यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। और अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर हस्बैंड को किसी ना किसी दूसरे पर्सन को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय की फॉर्म के अंदर उसको रखना पड़ेगा, वो उसके यहाँ आकर के डोमेस्टिक सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगा। अब अगर कोई और पर्सन आकर के डोमेस्टिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है तो उस केस के अंदर एक नेचुरल सी बात है कि आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर उसके अंदर आपके लगेंगे, आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द हस्बैंड इज बेनिफिटेड बाय द सर्वाइवल ऑफ हिज वाइफ। इसलिए हस्बैंड का भी अपनी वाइफ के लाइफ के अंदर अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जिसको कि आप मॉनेटरी फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। तो इसका कुल मिला के मीनिंग ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ का
और वाइफ हस्बैंड का, दोनों का एक दूसरे के अंदर यहाँ पर जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और दोनों ही एक दूसरे का इंश्योरेंस जो है यहाँ पर करवा सकते हैं और उसके लिए उनको किसी प्रूफ को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से फिर ये तो है वो पॉइंट कि जहाँ पर प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि हम किसी और का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारा उसकी लाइफ के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन उस मामले के अंदर हमें प्रूफ की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। वो प्रूफ की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? एक तो जहाँ पर बिजनेस का रिलेशनशिप हो और दूसरा जहाँ पर फैमिली का रिलेशनशिप हो। यानी कि दो पॉइंट है फिर से, एक फैमिली का रिलेशनशिप और दूसरा जो है हमारा बिजनेस का रिलेशनशिप। दोनों के बारे में कल की जो क्लास लगेगी उसके अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है सिर्फ 2 मिनट जो है मेरे पास बाकी हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो बेटा जो भी आपकी क्वेरीज है आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप बड़े आराम से उसको मेंशन कर सकते हो। थैंक यू बेटा।